रहा है तब की बात हो रही है। तो इसमें दो ऑप्शन आ सकता है, ड्रिफ्टिंग भी आ सकता है, एक्सेलरेटेड भी आ सकता है। तो हम लोग कंसीडर करके अगर चल रहे हैं कि करंट फ्लो हो रही है तो ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट फ्लो होती है। तो ये ऑप्शन अगर मैं ये मारूं और समझा जाए कि करंट फ्लो हो रही है तो ये हो जाएगा, और ये मारूं अगर समझा जाए कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा। सो इसमें क्वेश्चन क्लैरिफाई नहीं है। एनीवे, कंडक्टर के अंदर जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का मोशन समझेंगे वो फाइनल मोशन ड्रिफ्टिंग की वजह से ही होता है और इसकी वजह से ही करंट फ्लो होती है। सो ड्रिफ्टिंग। आगे बढ़ेंगे। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर इज। तो कमिंग आउट ऑफ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू है, इसके वजह से यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? सपोज ये इनके साथ मैंने एक गॉसियन सरफेस जोड़ दिया, तो गॉसियन सरफेस फ्लक्स क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बोल रहा है कि जो चार्ज है वो यूनिट है, मतलब Q का वैल्यू है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम। तो फाई हो जाएगा, Q के जगह पर रख देगा 1 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। सो फाई इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स बन जाएगा। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज, एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर सी विद्युत क्षेत्र। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि आप किसी बॉडी को अगर चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। यानी अगर आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दीजिए या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दीजिए। आप 1.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज न दे सकते हैं न किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? इसका ऑप्शन चारों देखा जाए क्या है? चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नो, पूरा ऑप्शन और नीचे मिलेगा आपको। ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और आगे नीचे चलेंगे, क्या क्या है ऑप्शन। चार्ज विच इज फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। Okay, a charge cannot be destroyed. Charge exists on particle. There exists a minimum permissible charge on the particle. Question number 172. Okay. चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक तो है वो ऑप्शन। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो कंजर्वेशन का रूल है। ये चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन 1 पार्टिकल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। तो अभी मैंने आपको बताया क्वांटाइजेशन क्या कहता है, प्लस माइनस NE होना चाहिए Q। मतलब आप किसी बॉडी को अगर चार्ज दे रहे हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दीजिए, 1000 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दीजिए, 1 करोड़ का दीजिए, 1.2 नहीं दे सकते। फ्रैक्शन में आप चार्ज ना दे सकते हैं ना किसी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, फ्रैक्शन वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है, यही इंडिकेट करता है। क्योंकि ये n क्या होना चाहिए? n होना चाहिए इंटीजर, n होना चाहिए इंटीजर। 1 2 3 4 1000 10,000 1 करोड़ ये होना चाहिए, 1.2 ना हो, मतलब फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 173 पे। 173 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ। सही है, फील्ड स्ट्रेंथ की जानकारी देता है, डायरेक्शन की भी जानकारी देता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। ठीक है, प्लस रहेगा तो बाहर और माइनस रहेगा तो अंदर, तीनों सही है।
मतलब ऑल ऑफ दिस। सो हम लोग जाएंगे किसके साथ, ऑल ऑफ दिस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ दिस के साथ जाएंगे, क्योंकि ये फील्ड का स्ट्रेंथ भी बताता है, डायरेक्शन भी बताएगा और नेचर ऑफ चार्ज भी बताएगा। अगर प्लस चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड और माइनस चार्ज है तो अंदर आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेचर ही बताता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग निकेल। तो मैंने बताया था आपसे कि शायद एक लेक्चर पीछे कि फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा नहीं है। आयरन होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है और एक एल्निको होता है। ये कुछ 4 ही 5 मटेरियल का एग्जाम्पल दिया जाता है फेरोमैग्नेटिक में। सो निकेल भी क्या है, फेरोमैग्नेटिक। सो निकेल भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ बढ़ेंगे। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं रुद्र, बोलो क्या? हाँ, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सही बोला है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोला जाता है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिक्पात कोण, सही बोलते हो। तो पूरा नहीं लिखा है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। एनीवे आगे बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ ए बाई convex lens is 20 centimeter and the refractive index of material of the lens is 1.5. The focal length of the lens is, focal length का फॉर्मूला है 1 by f equal to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2। तो 1 by f equal to mu है 1.5 minus 1 और ये हो जाएगा 1 by r1। बाई फोकल है तो दोनों बाई कॉन्वेक्स है, तो 1 by R1 20 और ये माइनस और ये भी माइनस होगा क्योंकि ये ऐसे वाला है, ये प्लस ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस 1/20। एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस R2 वाला, तो माइनस माइनस मिलके क्या हुआ, प्लस हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग 1/f इक्वल टू 1.5 में से 1 निकला तो 0.5 और इसका एलसीएम आएगा 20 और ऊपर बचेगा 2, मतलब 1/10। तो 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 1/10 पलट देंगे तो f इक्वल टू 10/0.5। 0.5 का मतलब होता है 1/2 और 2 पलट के ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ विल बी, अच्छा 2 ही ऑप्शन है इधर, नीचे देखेंगे 20 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ। ठीक है, सो इसका फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में ऑप्शन देख लेते हैं। 176 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170 20 सेंटीमीटर, दो ऑप्शन हो गया है, चेक करना पड़ेगा। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1/20 मीटर, सही है। तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है। तो इसमें से 20 सेंटीमीटर आया था तो 20 सेंटीमीटर ये वाला आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एनीवे कहीं भी ऑप्शन रहे 20 सेंटीमीटर मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम। तो फोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उसका वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p होता है। तो बोल रहा है कि वेवलेंथ सेम होगा तो कौन सी क्वांटिटी, तो p इधर लेके आएंगे तो h तो कांस्टेंट होता है, h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है और लैम्डा बोल रहा है सेम ही है, तो इन दोनों का क्या सेम हो जाएगा, मोमेंटम। p सेम हो जाएगा दोनों का, मतलब मोमेंटम इन दोनों का सेम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, क्या करता है बोलो, 4 ऑप्शन है तुम्हारे सामने। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम क्या है? What is the use of moderator in nuclear reactor? बोलिएगा। हाँ, to slow down the speed of neutrons, to slow down the speed of fast moving neutron। तो
स्लो डाउन द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ये इसमें हम लोग हैवी वाटर या ग्रेफाइट यूज करते हैं मॉडरेटर के तौर पे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 179 की तरफ। टाइम ज्यादा हो रहा है। 179 की तरफ। 179 में ये कह रहा है द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राईवैलेंट होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए होता है, बोलिए, पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का एग्जांपल बताइए जरा। पेंटावैलेंट का एग्जांपल होता है फास्फोरस, आर्सेनिक और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी भी होता है, कोई भी जिसका वैलेंसी 5 हो। और ट्राईवैलेंट का क्या होता है? ट्राईवैलेंट का ये है फास्फोरस, ये एन टाइप के लिए है, एन टाइप की डोपिंग इससे होती है, पेंटावैलेंट से। पेंटावैलेंट से तो पेंटावैलेंट के एग्जांपल ये है। ट्राईवैलेंट का एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम, मतलब ट्राईवैलेंट चाहिए तो बोरोन यहां पे ऑप्शन में है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे बाबू? पी टाइप में बोरोन। ठीक है, डोपिंग किसकी होती है? द इम्प्योरिटी एलिमेंट कौन सा मिलाया जाता है? जिसका जो ट्राईवैलेंट हो, मतलब बोरोन रहेगा या एल्युमिनियम रहेगा ऑप्शन में तो वो मारेंगे, इंडियम रहेगा तो वो मारेंगे। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ेंगे। 180 डायोड इज यूज्ड एज। तो आपने पढ़ा था डायोड का यूज एज ए रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा आपने, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा, तो यहां पे हम लोग रेक्टिफायर ऑप्शन है। डायोड इज यूज्ड एज रेक्टिफायर क्योंकि ऑसिलेटर की तरह हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। एम्पलीफायर को भी ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग एम्पलीफायर की तरह करते हैं, स्विच की तरह करते हैं और ऑसिलेटर की तरह। मॉड्यूलेटर भी नहीं होगा, रेक्टिफायर इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 181। 181 में बोल रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज ऑफ लाइट एंड स्क्रीन। ये है सोर्स ऑफ लाइट, यहां पे रहता है S1 और S2, बीच का डिस्टेंस स्मॉल d। ठीक है, ये है स्क्रीन। तो क्या बोल रहा है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज्ड। ये डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल D बोलते हैं। तो बोल रहा है देन फ्रिंज विड्थ, बोल रहा है कि ये डिस्टेंस अगर बढ़ा के यहां कर दिया जाए, मतलब D को यहां पहुंचा दिया जाए, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा? तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का हम फॉर्मूला देखते हैं। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई D। तो बीटा डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है। तो अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे, ये कैपिटल D बढ़ाओगे, तो बीटा भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला घटाओगे ना, अगर ये वाला बढ़ाओगे तो ये घटेगा, यानी छोटा वाला D। यहां पे बोल रहा है कि कौन सा? स्क्रीन का डिस्टेंस। स्क्रीन का डिस्टेंस ये है, कैपिटल D अगर आप बढ़ाइएगा तो आपकी विड्थ भी बढ़ेगी। सो कैपिटल D के बढ़ाने से विड्थ भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि रिलेशन क्या है? बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, और बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D से। आगे बढ़ेंगे 182 की तरफ। 182 की तरफ यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो गलत लिखा है, इसको काट दीजिएगा। गेस में भी गलत लिखा गया है। ये होता है विड्थ इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट बहुत सारा बताया था मैंने, यहाँ पे क्यूरी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है क्यूरी, लेकिन ये SI यूनिट नहीं होता है क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी होता है, लेकिन इसका जो SI यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का, वो होता है बेकुरेल। इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी को पहली बार डिस्कवर किया था, हेनरी बेकुरेल। तो उनके नाम पे इसके यूनिट का नाम है बेकुरेल, लेकिन इसके अदर यूनिट्स ये भी हैं, क्यूरी और रदरफोर्ड भी रेडियो एक्टिविटी के यूनिट माने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? क्यूरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर। अभी मैंने ऊपर बताया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा और उसका एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो यहां पे पूछ रहा है सबसे ज्यादा पेनेट्रेटिंग पावर किसका? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी गामा की होती है, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, तो पेनेट्रेटिंग पावर भी गामा का सबसे ज्यादा, तो गामा का पेनेट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है,
विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन। आज ही हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हुआ है, सिर्फ ए मॉड्यूलेशन बचा हुआ है। मॉड्यूलेशन का नीड भी पढ़ाया गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, कल खत्म हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन में आज ही बताया गया है सब, ये सब कल के क्लास में था ये। आज तो हम लोग प्रोपगेशन खत्म किए हैं, आज स्पेस वेव कम्युनिकेशन खत्म किया गया है क्लास में। तो यहाँ पे मेगाहर्ट्ज में रहता है टीवी ट्रांसमिशन, तो 30 to 300 मेगाहर्ट्ज मार सकते हैं आप। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपॉन, क्या होता है डिस्पर्सिव पावर? तो डिस्पर्सिव पावर को हम लोग ओमेगा कहते हैं, और ओमेगा क्या होता है? डेल वी माइनस डेल आर, ये इसको कहते हैं थीटा। तो थीटा और बटे में डेल वाई, मीन डेविएशन बाय डेल वाई, ये होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ओमेगा इक्वल टू डेल वी क्या होता है? ये होगा a इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा a इंटू म्यू आर माइनस 1, ऐसा, और बटे में हो जाएगा a इंटू म्यू वाई माइनस 1, ये मीन डेविएशन है। तो ओमेगा इक्वल टू, एक काम कर सकते हैं हम लोग, a को ये कॉमन निकालेंगे यहां से तो ये कट जाएगा, तो मैं सीधा काट देता हूं। यहां से ऊपर से कॉमन निकालेंगे तो ये a नीचे वाले a से कट जाएगा, कॉमन निकालेंगे तो। और यहां पे क्या बचा? म्यू भी माइनस 1, और यहां से माइनस म्यू भी माइनस 1, और ये बाहर निकलेगा ब्रैकेट से तो ये हो जाएगा माइनस म्यू आर, और ये माइनस निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, और ऊपर म्यू वाई माइनस 1, तो ओमेगा हो जाता है म्यू भी माइनस म्यू आर और बटे में म्यू वाई माइनस 1। तो यहां से देखिएगा आप, ए गायब हो गया है, एंगल ऑफ प्रिज्म गायब हो गया है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे तो डिपेंड नहीं करता, ये म्यू पर, मतलब मटेरियल के नेचर पे, मतलब म्यू पे डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल पे तो नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इस पे नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। सो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 185 था। अभी 8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, निकलना है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, खत्म कर लेते हैं। लेजर एक्शन नीड्स, लेजर एक्शन नंबर इन्वर्जन पे काम करता है, वो नंबर इन्वर्जन इसमें मारा जाता है, नंबर इन्वर्जन संख्या परिवर्तन। सो दैट्स द ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। नंबर इन्वर्जन पे काम करता है, संख्या परिवर्तन पे। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट शोज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ही लाइट का ट्रांसवर्स नेचर को सपोर्ट करता है, तो पोलराइजेशन विल बी द ऑप्शन। ओके, द बाइनरी इक्विवेलेंट टू 25, क्या लिखेंगे 25 का बाइनरी? देखिए इधर 1 2 4 8 16, अब आगे बढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, तो 16 के नीचे 1 रख देंगे तो 16 हो गया, 8 के नीचे 1 रख देंगे तो 16 8 24, और यहाँ पे 1 रख देंगे तो 25, 16 8 24 1 25, बीच में जो बचा है उसको 0 0 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 25 का बाइनरी, ये है 25 का बाइनरी 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, तो 25 का बाइनरी कौन होगा? 1 1 0 0 1, सी। सो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहां पे। ओके, आगे यहां पे ऑप्शन हो जाएगा 1 1 0 0 1। इसका एक अलग से सेशन लिया था मैं, उसमें आप देख सकते हैं कैसे करते हैं, बहुत आसान सा ट्रिक है ये। द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन इज डॉट डॉट टू द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, width of diffraction is dot dot to the width of interference fringe। फ्रिंज तो दोनों का सेम नहीं होता है, जैसे डिफ्रैक्शन में एक मैक्सिमा बनता है उसका विड्थ अलग, और मिनिमा जो बनता है सेकेंडरी मिनिमा उसका विड्थ अलग होता है, और इंटरफेरेंस में सबका बराबर होता है। तो अगर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात करें तो ये अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, ये गलत लिखा है अनइक्वल, सो दे आर अनइक्वल। ओके, आगे बढ़ेंगे। लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? तो देखेंगे बाबू, 3 चीजें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक, ये तीनों बड़े यूनिट्स हैं और सेलेस्टियल बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहां से आसमान वाली दूरी मेजर करने के लिए, यानी सेलेस्टियल बॉडीज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एयू कितना होता है? एयू होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट
जो अर्थ और सन के बीच का ये भी है डिस्टेंस भी माना जाता है, AU एवरेज डिस्टेंस है। तो AU होता है 1.5 इंटू 10 का पावर 11 मीटर लगभग। दूसरा लाइट ईयर, तो लाइट ईयर क्या होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। और एक होता है पारसेक, पारसेक होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर। सो ये तीनों डाटा याद रखेंगे, तीनों सेलेस्टियल बॉडी पे इस्तेमाल होते हैं। दे आर द यूनिट्स दैट आर यूज्ड फॉर सेलेस्टियल बॉडीज। एंड हियर लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन कंप्लीट ईयर इन वैक्यूम, सो दैट इज लाइट ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो सब 1 लाइट ईयर कहलाएगा। और लाइट की स्पीड आप जानते हैं बहुत ज्यादा होती है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड वैक्यूम में। आगे बढ़ेंगे 191 की तरफ। 191 में पूछा जा रहा है इफ एनी एमीटर इज शंटेड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो देखो एमीटर को जब शंट किया जाता है तो इसका मेजरिंग रेंज बढ़ जाता है लेकिन रेसिस्टेंस लो हो जाता है। तो रेसिस्टेंस क्या बोलेंगे हम लोग, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होता है बोलो, व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर? ऋणात्मक, निगेटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक गलत लिखा है, हाँ ऋणात्मक, हाँ तो निगेटिव होता है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो होता है वो 193 है। वो पूछ रहा है कि ये साइक्लोट्रॉन में क्या क्वेश्चन है, इफ द टाइम पीरियड एंड v इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन देन। ये चारों ऑप्शन गलत था क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे अपने गेस में टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन, और ये चारों ऑप्शन बोर्ड की ये गलती थी और बोर्ड ने मान भी लिया था। चारों ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइम पीरियड जो रहता है वो साइक्लोट्रॉन की वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, और यहाँ पे साइक्लोट्रॉन वाले मैग्नेटिज्म में आइएगा तो F होता है QVB sin थीटा। तो साइन थीटा को हम लोग 90 करके हटा देते हैं तो ये बना QVB, और यहां से mv²/r। तो एक v से एक v कटा और यहां से r निकालोगे, r इधर भेजो तो QV नीचे आएगा, mv/QB। ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। साइक्लोट्रॉन पूरा चक्कर लगाएगा तो उसका डिस्टेंस होगा 2πr और वेलोसिटी है v। सो t से अगर देखिएगा तो 2πr के जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं mv/QB, और बटे में है v, तो ये v से v कट जाएगा और टाइम पीरियड बचेगा 2πm/QB। ये साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड होता है, इसमें कहीं भी v नहीं है। सो इसीलिए चार ऑप्शन गलत था। सो दिस 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग बिकॉज the time period of cyclotron is independent of its velocity। ठीक है, ये इसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि इसमें वेलोसिटी का टर्म गायब हो गया। जब आप फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचे उस वक्त वेलोसिटी का टर्म गायब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है वैन डी ग्राफ जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन विच प्रोड्यूसेस, देखिए वेरी हाई पोटेंशियल एट लो करंट प्रोड्यूस करता है साइक्लोट्रॉन। तो लो करंट का कहीं नाम नहीं है, तो हम लोग जाएंगे इसके साथ ओनली हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लो करंट लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज तो नहीं करता, ये हाई वोल्टेज करता है, तो ओनली हाई वोल्टेज के साथ जाएंगे। अगर इसके साथ लो करंट रहता है तो हम लोग जाते हैं वहां पे। सो ओनली हाई वोल्टेज। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है खत्म हो गए। सो दिस वे वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 194 एंड फ्रॉम 194 ऑनवर्ड्स I will start in the next lecture। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ मी।